So today's topic will be money. The unit name is money and banking, but the chapter that we will read today will be specifically money. So let us proceed with this topic. We often and we daily use this word money. और जब हम वर्ड मनी यूज़ करना जब हम वर्ड मनी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है नोट्स, करेंसीज, कॉइन्स, डॉलर्स, रुपीज़, जिस कंट्री में भी हम रह रहे हैं या फिर जिस कंट्री से हमारा डेली ट्रांजैक्शंस होता है, जिस भी करेंसी में हमारा ट्रांजैक्शन होता है, तो वो सारी करेंसीज हमारे दिमाग में, हमारे थॉट्स में वो सारी करेंसी के नोट्स और कॉइन्स आ जाते हैं. तो जनरली हम क्या समझते हैं कि दिस मनी इज सिनोनिमस टू द करेंसी. बट एक्चुअली क्या है मनी? मनी एक्चुअली किसी करेंसी के लिए नहीं यूज होता है. द वर्ड व्हेन मनी इज यूज्ड फॉर एनीथिंग that is universally accepted as a medium of exchange. ठीक है, वो बात अलग है कि हम करेंसीज हमने फॉर्म कर ली है एज ए मीन्स ऑफ मनी. बट मनी कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ स्मॉल बिग थिंग. इट कैन बी मेटल, इट कैन बी पेपर, it can be any sort of that thing which is universally and generally accepted by everybody in the world. Universally accepted का मतलब which is accepted by everybody in the world as a medium of exchange. अब medium of exchange क्या है? मतलब जब भी हमें परचेज करना हो कोई चीज़ या सेल करनी हो चीज़, तो money acts as a medium of exchange. If you want to purchase a commodity, then we can pay money to purchase it. If we want to sell a commodity, we can have money back in return of that particular commodity that we are selling out. So money का कोई एक प्रिसाइज, कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बहुत तरीके की डेफिनेशन दी है जो आपको क्लियरली बता सके कि क्लियरली इसलिए नहीं पता चल पाता प्रिसाइजली कि मनी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. हर एक इकोनॉमिस्ट का अपना परसेप्शन रहा है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इतना समझना होगा कि मनी क्या है. मनी एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई चीज़, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो. अगर हम कहीं भी जाएं, किसी के पास भी जाएं, तो वो उसे एक्सेप्ट कर ले हमारे किसी भी ट्रांजैक्शन के बदले. ठीक है, तो वो चीज़ क्या बन जाती है? मनी. तो मनी के डेफिनेशंस, कौन से इकोनॉमिस्ट ने क्या डेफिनेशंस दी, उस पे आने से पहले हम इसके एक अनदर एस्पेक्ट को डील करते हैं कि आखिर हम मनी पढ़ क्यों रहे हैं, मनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. मनी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि इसको ये भी कहा गया है कि मॉडर्न सोसाइटी का ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. मॉडर्न सोसाइटी का इन्वेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट बोला, इसको इतना इम्पोर्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बिना हमारा जो वे ऑफ फंक्शनिंग है लाइफ में, वो पॉसिबल नहीं था. वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं था. ठीक है, अगर इजीली पॉसिबल नहीं था तो वो मॉडर्न सोसाइटी के एस्पेक्ट से बोला जा रहा है. तो अगर मॉडर्न सोसाइटी में इसका इन्वेंशन हुआ, मॉडर्न सोसाइटी के पहले भी एक प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तो उसमें क्या था मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जब हम मनी के बारे में पढ़ने जाएंगे कि मनी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो उससे पहले हमको ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो मनी से पहले एग्जिस्ट करती थी. तो मनी से पहले एग्जिस्ट करता था बार्टर सिस्टम. मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बट BS हियर ऑन द बोर्ड स्टैंड्स फॉर बार्टर सिस्टम. ये बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम प्रिमिटिव सोसाइटी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिस्टम था. क्या था? एक्सचेंज सिस्टम, गुड्स फॉर गुड्स. इसको C2C इकोनॉमी भी. अगर मेरे पास वीट है और मुझे राइस चाहिए, अगर मेरे पास वीट है और मुझे राइस चाहिए, तो मैं एक ऐसे पर्सन के पास जाऊंगी जिसके पास राइस हो और उसके बदले उसको वीट भी चाहिए. तो ये जब हम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं ऐसा, तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम. कमोडिटी फॉर अ कमोडिटी, गुड्स फॉर गुड्स. तो सच ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम पहले बहुत प्रेवलेंट था. इट वॉज वेरी प्रेवलेंट. और यूजुअली लोग ग्रेन्स, केटल्स, प्रेशियस मेटल्स, पर्ल्स वगैरह, इन सब चीज़ों में बार्टर सिस्टम ऑफनली यूज करते थे. लेकिन इस सिस्टम का एक बाउंड्री था, एक लिमिटेशन था
कि उसी लिमिट तक ये सक्सेसफुल हो पाता था, उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग रहा था सोसाइटी में. इट वॉज नॉट वेरी इजी टू डील इन सच सिस्टम. इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन. सो बहुत ज़रूरत हुई कि एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेवलप किया जाए जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो. तो इस चीज़ के लिए मनी आया. तो बार्टर सिस्टम में आगे डील करते हुए समझते हैं कि सब आखिर ये क्यों स्टॉप हुआ, क्यों मनी का इन्वेंशन होना ज़रूरी हो गया. तो इसका लिमिटेशन, या फिर लिमिटेशन से पहले हम एक दो चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं कि बार्टर सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट इनकर करता था. ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है? ट्रेडिंग कॉस्ट होता है सर्चिंग कॉस्ट, और उससे होने वाली जितने भी कॉस्ट हैं वो सब ट्रेडिंग कॉस्ट कहलाती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. हालांकि ये पूरा सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है लैक ऑफ, बट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है? बार्टर सिस्टम वाज ह्यूजली बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. अभी मैंने पल्सेस और मैंने राइस और व्हीट का एग्जांपल देते हुए आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करी. मैं फिर से बताती हूँ. अगर मैं हूँ और एक पर्सन है एक्स, ठीक है, और मुझे व्हीट चाहिए लेकिन मेरे पास राइस है. मुझे व्हीट चाहिए और मेरे पास राइस है. तो मुझे एक ऐसे पर्सन की तलाश होगी जिसको राइस चाहिए और उसके पास व्हीट होना चाहिए. क्योंकि मुझे व्हीट चाहिए तो मैं उसके पास जाऊंगा जो मुझे व्हीट सप्लाई कर सके, लेकिन पेमेंट के रूप में मेरे पास सिर्फ राइस है. तो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको राइस भी चाहिए. ऐसा सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि उसके पास व्हीट हो, बदले में उसको राइस भी एक्सेप्ट करना है. तो ये बहुत कोइंसिडेंस की बात होती है और बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको ऐसा पर्सन मिले. इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. तो ये ह्यूजली बेस्ड है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स के लिए. तो सर्चिंग कॉस्ट यही से कॉन्सेप्ट में आता है कि ऐसे पर्सन को ढूंढना भी एक कॉस्ट है, और उसको ढूंढने का जो ड्यूरेशन है वो लंबा अगर खिंच गया तो उसमें भी हमको बहुत नुकसान हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास राइस और व्हीट का जब मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो ये फिर भी ड्यूरेबल गुड्स है, ये फूड ग्रेन से जल्दी खराब नहीं होते. लेकिन व्हाट इफ आई हैव पेरिशेबल गुड्स, वेजिटेबल्स है मेरे पास, दूध है, तो मिल्क है, ये सारी चीज़ें पेरिशेबल इन नेचर होती हैं. तो अगर सर्च कॉस्ट लग रहा है, ढूंढने में तो कॉस्ट लगता ही है, लेकिन सर्च कॉस्ट के कॉस्ट को इनकर करते करते जो वो ड्यूरेशन हम वेट करते हैं सर्च करने के लिए, तो वो भी जो है ट्रेडिंग कॉस्ट बन जाता है. तो बार्टर सिस्टम बहुत ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व करता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको एक्सपेंसिव बनाती थी. लेकिन और भी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं हो पाया. जब हम बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन को अच्छे से डेप्थ में स्टडी कर लेंगे तो हमें अपने आप मनी की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी. अब बार्टर सिस्टम का सबसे पहला और फॉरमोस्ट लिमिटेशन ये था कि यहाँ पर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है. ऐसा पर्सन ढूंढना ही अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है जिसको वही चीज़ चाहिए जो मेरे पास हो और वो मुझे वही चीज़ दे जो मुझे चाहिए. तो ये जो प्रॉब्लम है, it became major limitation of barter system. Next limitation of barter system can be lack of common measure of value. Lack of common measure of value. ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था ये पता करना एक कि किस चीज़ को मेजरिंग यूनिट बनाया जाए, किस चीज़ को मेजरिंग यूनिट बनाया जाए. फॉर एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम में मेजरिंग यूनिट होना बहुत मुश्किल था. इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू हैव एनी अप्रोप्रिएट मेजर एज अ मेजरिंग यूनिट. फॉर एग्जाम्पल रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में देयर आर सो मेनी कमोडिटीज, और हर कमोडिटीज को एक दूसरे के रेशियो में बैठाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था. जब मैं व्हीट और राइस की बात कर रही हूँ तो चलिए ठीक है, ये बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन है कि 1 kg व्हीट को मैं ½ kg राइस या 5 kg ऑफ व्हीट को 2 kg राइस से बराबर मान लेती हूँ कि अगर मुझे 5 kg व्हीट चाहिए तो मुझे उसके बदले में 2 kg राइस का पेमेंट करना है. लेकिन मान लीजिए व्हीट के जगह, राइस के जगह वेजिटेबल्स का एक्सचेंज हो तो कितना में 2 kg व्हीट 5 kg ऑफ व्हीट वॉज इक्वल टू 2 kg ऑफ राइस.
बट 5 kg ऑफ wheat इज इक्वल टू हाउ मेनी kgs ऑफ वेजिटेबल्स। और अगर वेजिटेबल्स नहीं तो मिल्क के अगर टर्म्स में हमको ट्रांजेक्शन करना है तो 5 kg ऑफ wheat इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क। अगर मुझे मिल्क का ट्रांजेक्शन करना है तो 1 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 2 kg ऑफ राइस, बट 1 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू हाउ मेनी kg ऑफ पल्सेस, हाउ मेनी kgs ऑफ फ्रूट्स, हाउ मेनी kgs ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये बहुत सारे कमोडिटीज होने की वजह से एक पर्टिकुलर मेजरिंग यूनिट बनाना, एक अप्रोप्रिएट मेजरिंग यूनिट डेवलप करना, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। सो बार्टर सिस्टम में ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था कि कोई एक अप्रोप्रिएट मेजरिंग यूनिट हो। कॉमन डील्स में तो ये अरेंज हो जा रहा था, लेकिन कभी कभी हमने XYZ अदर चीज़ों की भी जब जरूरत पड़ती थी तो उनके भी टर्म्स में रेशियो को डेवलप करना बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का हो जाता था। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है बार्टर सिस्टम को कहीं ना कहीं रोकते चले गए और जरूरत पड़ती चली गई कि किसी और चीज का इन्वेंशन हो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सके। गुड्स के बदले गुड्स का ट्रांजैक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता चला जा रहा था। अब आते हैं थर्ड लिमिटेशन पे, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जब डेफर्ड वर्ड यूज होता है तो इसका इजीली आप मतलब निकाल लीजिए कि इसका फ्यूचर पेमेंट से रिलेटेड है। आज हमारे पास मनी है तो हम आराम से फ्यूचर पेमेंट्स प्रॉमिस कर देते हैं। आज हम लोन ले रहे हैं 5 लाख का, तो ठीक है, हमारे पास हमको पता है कि फ्यूचर में हम इसको विद इंटरेस्ट पे करेंगे, रुपीस के फॉर्म में पे करेंगे, डॉलर्स के फॉर्म में पे करेंगे। बट उस समय गुड्स होते थे, उस समय कोई और मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता था, तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू हैव एनीथिंग विच कुड एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर आपको किसी को सैलरी देनी है 1 महीने बाद और आपके पास वेजिटेबल्स आज हैं, मिल्क आज है, तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा? नॉट नेसेसरी। फ्यूचर पेमेंट्स प्रॉमिस करना बहुत डिफिकल्ट होता था। हो सकता था जो बॉरोवर एक्सपेक्ट कर रहा है गुड्स वो उस स्पेसिफिक क्वालिटी के ना निकले, क्योंकि वो डेफर्ड पेमेंट के लिए हो सकता है या हो नहीं, ये हो भी सकता था या हो नहीं भी सकता था कि जो प्रॉमिस किया गया है क्वालिटी वही उसी क्वालिटी में आपको गुड्स मिले। फ्यूचर पेमेंट्स का जो ये तरीका था वो बहुत मुश्किल होता था बार्टर सिस्टम में, क्योंकि बहुत कुछ गुड्स पर भी डिपेंड करता था। गुड्स पेरिशेबल नेचर के हों तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर नहीं भी हो तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती थी, उनका क्वालिटी चेंज हो सकता था, सैलरी या वेज देना बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत दिक्कत हो जाती थी इन सारे ट्रांजैक्शंस में। तो बार्टर सिस्टम में ये भी प्रॉब्लम थी कि देयर वाज अ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब गुड्स में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। जब मैं गुड्स की बात करती हूँ तो आप पेरिशेबल गुड्स को सोचिए जो ड्यूरेबल नहीं होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स में भी दिक्कत आ जाती है, लेकिन पेरिशेबल गुड्स तो बिल्कुल स्टोर नहीं हो सकते हैं। अब मैं अगर मुझे राइस चाहिए और मेरे पास सिर्फ वेजिटेबल्स हैं या ऐसे कोई पेरिशेबल कमोडिटी है जो जिसमें स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो सर्च करते करते इतना टाइम बीत जाए कि मेरे गुड्स पेरिश कर जाए, रॉट हो जाए, तो उसमें स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है मुझे किसी भी सामान को खरीदने में मुश्किल पैदा कर सकती है। आई कैन नॉट डील विद सच पर्सन एंड आई कैन नॉट give him those rotten products and expect him to give me good quality of rice. So this was also a major problem in the barter system. Lack of divisibility is yet another problem. बहुत सारे commodities ऐसी होती हैं जिनको डिवाइड करना is almost impossible. पहले कैटल्स में भी बार्टर सिस्टम होता था, शीप्स और गोट्स से भी एक्सचेंज होता था। अगर मुझे फूड ग्रेन्स लार्ज कमोडिटीज में चाहिए तो मैं शीप या गोट दे सकती हूँ। व्हीकल्स होती हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको 5 kg ऑफ व्हीट चाहिए तो आप कैटल्स को चॉप करके देंगे? नो, सर्टेनली नॉट। इफ यू हैव बुलक कार्ट्स तो विल यू चॉप देम ऑफ, विल यू डिवाइड देम? दे आर नॉट पॉसिबल टू बी डिवाइडेड। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस एंड स्मॉल वैल्यूज। सो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट कि बार्टर सिस्टम बहुत लंबे समय तक चल पाए। सो दीज प्रॉब्लम्स समहाउ मेड इट नेसेसरी फॉर द सोसाइटी टू invent something like money which could universally act as a medium of exchange. तो इस वजह से धीरे धीरे मनी का इन्वेंशन हुआ और मनी इतना इम्पोर्टेंट होता चला गया। मनी क्यों इम्पोर्टेंट होता चला गया? ऑफ कोर्स क्योंकि वो बार्टर सिस्टम में होने वाले जो प्रॉब्लम्स थी
कहीं ना कहीं उनको ओवरकम कर रहा था. It overcame all these difficulties and also gave us more facilities which makes money important now, which makes money very important now. मैंने पहले भी बताया कि मनी की क्लियर डेफिनेशन अभी इस पॉइंट पर आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे हम फंक्शन स्टडी करेंगे हमें समझ में आएगा कि मनी की डेफिनेशन क्या है. मनी जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो उसकी डेफिनेशन में ही आ जाती है. तो मनी के फंक्शंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस और कंटिंजेंट फंक्शन. ये 3 फंक्शन है और मिला जुला के ये 3 फंक्शन जो है वो इस लिमिटेशंस को ही कवर करती हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी फंक्शंस में हम इन 2 फंक्शंस को इन 2 लिमिटेशंस को डाल सकते हैं कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस और लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. इसको ओवरकम करते करते ये 2 फंक्शन बने कि मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी हैज अ मेजर ऑफ वैल्यू. तो ये जो 2 फंक्शंस है ये मनी की प्राइमरी फंक्शंस बन जाते हैं. और ये जो बाकी जो 3 चीजें हैं उनको हम समराइज कर सकते हैं सेकेंडरी फंक्शन में. जैसे लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन से ओवरकम हुई. लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मनी बन गया, तो वो प्रॉब्लम यहाँ ओवरकम हुई. बाकी और भी फंक्शंस है जो मनी हमारे लिए परफॉर्म करता है. कहीं ना कहीं हम इन सारे फंक्शंस को जानते हैं, इन डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस भी समझते हैं, बट सबकॉन्शियसली हम उनको नेम नहीं कर पाते हैं. लेकिन वो सारे फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे जो हम पढ़ेंगे कंटिंजेंट फंक्शंस में. लेकिन ब्रीफली मैं आपको इस क्लास में मनी की प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ, क्योंकि हमने बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को पढ़ा है तो ये हमें बहुत इजीली समझ में आएगा. मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम ग्लोबली कहीं भी जाएं, मनी ऐसी चीज है वो कोई भी एक्सेप्ट करेगा. आपको कोई भी गुड्स चाहिए या कोई भी सेल करना है कमोडिटी, तो आपके पास मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यू कैन इजीली डील विद. बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि परचेज और सेल इंटरडिपेंडेंट है. अगर परचेज करना है तो सेल करना पड़ेगा, लेकिन आज के डेट में सिंस वी हैव मनी तो वी कैन हैव परचेज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर सेल, वी कैन सेल इंडिपेंडेंट ऑफ आवर परचेज. मेजर ऑफ वैल्यू क्या है कि मनी अब एक यूनिट ऐसा मनी अपने आप में एक ऐसा यूनिट है जो मेजर कर सकता है. वी नो कि गोल्ड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, 1 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज. एक ये वर्ड सेट हो गई. मनी के इन्वेंशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. वी नो कि 1 kg ऑफ व्हीट, 1 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ पोटैटो, 1 kg ऑफ टोमेटो का क्या प्राइस है, क्योंकि ये प्राइस मनी की वजह से प्राइस आया और प्राइस की वजह से ये जो सिस्टम बन गया. तो काफी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट हुआ और एक मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का डेवलपमेंट हुआ. करेंसीज आई, करेंसीज का धीरे धीरे फॉर्मुलेशन हुआ कि करेंसीज रहेंगे. अब करेंसी और प्राइस के वजह से 1 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, 1 डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज. ये सारी चीजें धीरे धीरे फॉर्मुलेट हो गई और ये सब कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ मनी. इट वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी. मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफिनेटली यस. मनी कैसे एक्ट करता है स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए? मनी हैज दैट स्टोरेज कैपेसिटी. अगर हम चाहें तो हम फ्यूचर पेमेंट्स तो कर ही सकते हैं जो डेफर्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, लेकिन मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं. हम मनी को आज स्टोर कर ले और उसको कल यूज करना चाहें, 2 साल बाद यूज करना चाहें तो भी वो पॉसिबल है. अगर हम फ्यूचर प्रोमिस करते हैं फॉर 1 ईयर 2 ईयर तो उसके बाद भी वो रहेगा मेरे पास, उसी क्वालिटी में रहेगा. इट डज नॉट डेटेरियोरेट इन एनी वे. सो मनी हैज दिस स्टोर ऑफ value. Money can act as also money is used definitely to pay your salary, wages. तो वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी है. आप फ्यूचर पेमेंट्स प्रॉमिस कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. इट इज अ एब्सोल्युटली हैसल फ्री ट्रांजैक्शन टू मेक फ्यूचर पेमेंट्स. सो ये सारी चीजें जो हो जाती है फंक्शंस ऑफ मनी बन जाती है. लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस, देयर इज ऑल्सो लिस्ट ऑफ कंटिंजेंट फंक्शंस विच विल डील इन द नेक्स्ट क्लास. बट एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाहूंगी कि मनी बहुत सारे तरीके से इवॉल्व हुआ है. ऐसा नहीं है कि मनी सीधा आपके पास एज इट इज जैसा आज है वैसा आपके पास प्रेजेंट हो गया. नहीं, कोई चीज जब इन्वेंट होती है तो वो एक प्रोसेस से इवॉल्व भी होती चली जाती है. आज जैसी है वो पहले उस ऐसे ही बिल्कुल इन्वेंट नहीं हुई थी. तो वो इवोल्यूशन ऑफ मनी अपने आप में
और मनी के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं। आज तो आप देख रहे हो कि डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, कार्ड से इससे पहले कार्ड्स भी थे और आज के डेट में आपको कार्ड्स की भी जरूरत नहीं है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ मनी है और एक तरीके से इवोल्यूशन ऑफ मनी भी है। तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, पेपर करेंसी, ये सारी चीज़ें जो हम अलग से नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक जो है लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम है क्या, और फंक्शंस ऑफ मनी में प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।